ब्रज पंजाबी तमिल तेलुगु कन्नड़ गुजराती महाराष्ट्र मराठी बोले, हिंदी को हम भूल रहे हम, भाषाओं में बट गए हम, हिंदी को हम भूल रहे हम। एक ही नीति एक विधान है, एक राष्ट्र की भाषा ही शान है। एक ही नीति एक विधान है, एक राष्ट्र की भाषा ही शान है। अपने ही घर में उलझ रहे हम, लेकर भाषा वाद का प्रकरण, भाषाओं में बट रहे हम, हिंदी को हम भूल रहे हम। ये भाव मैंने जो बताया कि हमारे देश की हमारी इतनी सरल भाषा, इतनी शुद्ध भाषा बहुत होते अच्छे हुए भी, गांधी जी, बहुत सुंदर। बस सर, बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब चलते हैं, हम विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित हैं हमारे साथ उद्बोधन हेतु आदरणीय। आपका अनम्यूट करिए मैडम। अनम्यूट करिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में चूंकि बुला चुकी थी सर को, इसलिए दोबारा बुला रही हूँ, लेकिन नाम तो वैसे बाद में बोलना चाहिए था मुझे, तभी मैं एक बार बोल चुकी, इसलिए परम आदरणीय डॉक्टर आदरणीय बीके शर्मा सर को सादर आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर। शुभकामनाएं हेतु एवं आप विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, सादर स्वागत है सर। और साथ ही साथ यहाँ हमारे साथ पाल सर जुड़ चुके हैं, आदरणीय डॉक्टर हर सिंह पाल सर का स्वागत करती हूँ आभासी पटल पर। स्वागत है आदरणीय सर। शिक्षक संचेतना के इस आभासी पटल पर उपस्थित डॉक्टर हरि सिंह पाल साहब, रंजीत सिंह जी अरोरा, पदम चंद गांधी जी और प्रभु चौधरी जी, अरुणा जी, और आज के जिनके संदर्भ में आज हम जिनके बहाने से जिनको शुभकामना देते हुए हम साहित्य के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी, सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मैं शैलेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके प्रति शुभकामना करते हुए मैं एक आर्ष भाषा में शुभकामना का संदेश पहुंचा रहा हूं। स्वस्ति अस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गो वाजि हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु शत्रु क्षयोस्तु निज पक्ष महोदयस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शैलेंद्र शर्मा जी के बारे में ही इतनी बात की जा सकती है कि हम उनके बारे में बात करें तो साहित्य के बारे में अपने आप चर्चा हो जाती है, क्योंकि वे समग्र रूप से, वे संपूर्ण रूप से अपने पूर्ण व्यक्तित्व को उन्होंने साहित्य में ही डुबो रखा है और उनके मन की एक कोमलता, मन की विनम्रता, यह उस भाव को और मधुर बना देती है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। आज का जो विषय है कि आज के समय में साहित्य के और भाषा के प्रति क्या चुनौतियां हैं, मैं सोचता हूं कि आज जैसी चुनौती जो है वैसी चुनौती कभी भी नहीं रही, न भाषा के प्रति, न साहित्य के प्रति, न मनुष्य के प्रति। आज का समय ही पूरा का पूरा चुनौतियों का है। आप देख रहे हैं कि सारे विश्व में एक विचित्र स्थिति पैदा हुई है। साहित्य तो हम जानते हैं कि मनुष्य को ऊर्ध्वगामी बनाता है, ऊपर उठाता है, उसका सब्लिमेशन करता है, उदात्तता लाता है, लेकिन मनुष्य के मन की जो कमजोरियां हैं
अहंकार है, लालच है, लोभ है, सत्ता की हवस है, ये सारी चीजें उसे, इस पूरे माहौल को निम्नगामी बनाती है, नीचे गिराती है। और सारे विश्व में यही हो रहा है। बस केवल एक नाम नहीं दिया जा रहा है कि ये विश्व युद्ध है, वरना कहीं एक साल से कई देशों के युद्ध चल रहे हैं। इजराइल का चल रहा है, लगभग 1 साल हो रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, 1 वर्ष हो गया है, 1 वर्ष से अधिक हो गया है। ईरान, लेबनान, सारे के सारे युद्ध में घुसे हुए हैं। और कई जगह पर जहां युद्ध नहीं हो रहा है वहां पर शीत युद्ध है। और ये जो स्थितियां हैं, ये मनुष्य की स्थिति को बहुत नीचे गिराती है। ऐसे में जो ऊपर उठाने का काम करता है, वे केवल दो ही ऐसे घटक हैं जो मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। एक तो धर्म या अध्यात्म है और दूसरा साहित्य है। अब समस्या ये है कि जो झगड़े हो रहे हैं वह अधिकांश तो धर्म के लिए ही हो रहे हैं। और ये जो धर्म के लोग ये कहते हैं कि सारे लोग एक हो जाओ, सारे लोग एक हो जाओ हमारे, यानी उसको धर्म से जोड़ दिया गया है। तो धर्म को बहुत हल्का, अध्यात्म को बहुत हल्का बना दिया गया है। इसके कारण अध्यात्म का जो मुख्य भूमिका है मनुष्य को ऊपर उठाने की, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, तो वह नहीं हो पा रही। साहित्य कर सकता है, और साहित्य जाता है भाषा के ऊपर बैठ करके। भाषा उसका वाहन है। लेकिन साहित्य की स्थिति यह है कि आपने देखा है हमारे आपके सबके घरों में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे परिवार के सदस्यों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है टीवी। और ये जो टेलीविजन है, ये इसमें इतने सारे चैनल हैं, लेकिन एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो साहित्य के लिए काफी समय देता हो। लगभग बहुत सारे चैनल का यही आता है कि वहां पर राजनीति में क्या चल रहा है, उसने क्या कहा है, उसने उसको ऐसा कहा है, यही चलता रहता है। बल्कि राजनीति के नाम पर ये चैनल वाले एक दूसरे को लड़ाते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा माध्यम है टीवी का, और टीवी ने साहित्य को एकदम भुला दिया है। ये जितने भी प्रकार के सीरियल्स आते हैं, सामाजिक कहानियों जैसे, वे सारे के सारे जोड़ तोड़ करके लगाए जाते हैं। सिर्फ एक संकट, फिर थोड़ी सी मुस्कुराहट, फिर एक संकट, फिर थोड़ी सी मुस्कुराहट, फिर एक संकट, ये ही करते करते वो दर्शकों को जोड़ते रखते हैं और अपनी जो है ना वो टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। ये सारा का सारा एक बड़ा बदनुमा माहौल बन गया है। ऐसे में साहित्य का खुद को आगे बढ़कर के काम करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती साहित्य के समक्ष जो है वो है टेक्नोलॉजी की। और ये टेक्नोलॉजी की जो चुनौती है, इससे निपटने के लिए बहुत सारे उपक्रम करना होंगे साहित्य को, साहित्यकारों को। हमारे जो व्यंग्यकार हैं वो व्यंग्यकार थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यंग को ही भी सीमित मात्रा में केवल मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है, जबकि वो अच्छी चिकोटियां भरते हैं समाज की। पहले हरिशंकर परसाई लिखते थे तो उथल पुथल मच जाती थी, लोग हरिशंकर परसाई को मारने के लिए चले गए थे। लेकिन आज हमारे व्यंग्यकार व्यंग लिखते हैं तो उसको मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है। समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। पहले कवि सम्मेलन हुआ करते थे अच्छे, आज भी होते हैं कवि सम्मेलन, लेकिन उन कवि सम्मेलनों में चुटकुलों की भरमार होती है और एक दूसरे पर कटाक्ष, इन चीजों की भरमार होती है। ज्यादा से ज्यादा तालियां बटोरने का एक स्पर्धा जैसी चलती रहती है। तो साहित्य का
जो मंचीय साधन था वो समाप्त हो गया। वरना किसी समय में ऐसा था कि बच्चन जी जब सुनाते थे तो वो मधुशाला आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाती थी। आज अध्यात्म को मधुशाला के स्तर पर लाया गया, ये उल्टा काम हो गया। तो साहित्य के सामने बहुत बड़ी चुनौती, और ये चुनौती करने को निपटाने के लिए, इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए और साहित्य की पुनर्स्थापना करने के लिए हमें चाहिए कोई ऐसा व्यक्तित्व जो प्रेमचंद जैसा हो या महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसा हो, कि जो साहित्य को उठाए। उस समय लोग समझते थे कि सरस्वती में जिसका नाम छप जाए बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाता था। आज जो है ना साहित्य के लिए कोई चिंता नहीं है किसी को, सब जगह केवल राजनीति की चिंता है। कहाँ कौन सी सरकार बन रही है और कौन सी सरकार बनेगी तो कौन क्या करेगा, ईवीएम में क्या किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता दुनिया के सामने। साहित्य की कोई चिंता नहीं है, मनुष्य की कोई चिंता नहीं है। इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, इतने कुकर्म हो रहे हैं, इतने डाके डाले जा रहे हैं, इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसकी चिंता किसी को नहीं है। सरकार बनाने की चिंता सबको, और जनता इसमें पिस रही है। और इसके लिए साहित्य जो भूमिका अदा कर सकता था वो कर सकता है। वो साहित्य का काम होना चाहिए और साहित्य के लिए हम सबको मिलकर के करना चाहिए। मैं इस मामले में हमारे प्रभु चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि वे बहुत सारा काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि बहुत सारे लोग नहीं, 10-20 लोगों के सामने हम अपनी ये बात कह पाते हैं, इससे काम नहीं चलता। होना चाहिए सैकड़ों हजारों लोग, उनके सामने तक ये बात पहुंचना चाहिए। चाहे इसको रिकॉर्ड करके भेजा जाए, चाहे ये जो बात कही जाए इसको रिकॉर्ड करके और सोशल मीडिया पर डाला जाए, लेकिन ये जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाती है तो हम कब तक ये काम करते रहेंगे। फेसबुक पर भी जो चीजें आती हैं उनको अब ज्ञान बांटने वाली एजेंसी समझ करके लोगों ने देखना छोड़ दिया। बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते रहते हैं हमारी नई पीढ़ी और हमारी पुरानी पीढ़ी भी। इन सब चुनौतियों को निपटाने के लिए हमको बैठ करके एक बार डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा के अध्यक्षता में बैठ करके विचार करना होगा, और रणजीत सिंह जी जैसे व्यक्ति के का सहयोग लेना होगा कि थोड़ा तूफान मचे, कुछ न कुछ हो जाए, ऐसा कुछ करना होगा। तब साहित्य के माध्यम से इस समाज की सुदृढ़ और अच्छी संरचना बन सकेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। हम केवल ये वाद विलास करते रहें, इससे कोई काम नहीं होगा। ये चुनौती सबसे बड़ी है। मैं इस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहता हूं, और मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं। जहां भी किसी से मेरी चर्चा फोन पर या प्रत्यक्ष होती है तो मैं उसे घुमा करके वहां लाना चाहता हूं, ताकि उसको कम से कम एक व्यक्ति को तक तो ये संदेश पहुंचे और वो और भी लोगों तक संदेश पहुंचाए। मैं अपनी बात को यहीं रख करके डैश के साथ में रख करके, प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ रख करके समाप्त करता हूं। पुनः डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी जो मेरे अत्यंत आत्मीय हैं, मैं उनके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं पुनः करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय। और आपने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए और आपने मार्गदर्शन भी किया कि किस तरह से लोगों तक पहुंचनी चाहिए हमारे यहाँ के जो उद्बोधन होते हैं। वो मेरा छोटा सा प्रयास रहता है, मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ ये वाली गोष्ठी रिकॉर्ड करके। इतना सा मैं प्रयास करती हूँ, तुच्छ प्रयास है हालांकि, पर मैं अपने ओर से ये सोशल मीडिया पर बहुत दूर तक जाना चाहिए। जी सर, ये फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब में घुसाना चाहिए। प्रयास करती हूँ कि जिन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ वहां पर भी मैं पहुंचा देती हूँ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपका उद्बोधन रहा और सचमुच कुछ दिमाग में सोचने के लिए मजबूर करता हुआ। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, अगर किसी ने किसी के लिए लिंक भेजी हो तो मुझे उनका नाम बता दें, क्यों अभी मैं डर के कारण हर किसी को नहीं जोड़ पा रही, क्योंकि ये मैडम अभी जो जिन लोगों को भेजी है लिंक, जी सर, वो सब विश्वसनीय लोग हैं, आप जोड़ दीजिए उनको।
ठीक है है ना, हमने केवल उन्हीं को भेजा। अब नाम तो इसलिए क्योंकि कुछ समूह में भी गई है, जो मेरे विद्यार्थियों और शोधार्थियों का समूह है, तो जो जुड़ना चाहे उसको जोड़ने दीजिए। अभी अगर कोई ऐसा लगेगा मुझे कि गलत व्यक्ति आ गया है तो मैं छोड़ने के लिए कह दूंगा। ठीक है सर, क्योंकि वो अपने आप ही जुड़ जाते हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर नहीं देते कोई हैं। हाँ बात नहीं, वो नहीं, कोई बात नहीं, आप जोड़ दीजिएगा। वो मांग रहे हैं लोग बार बार मुझे, ठीक है सर, इसलिए फिर वो डाल अभी दिया। अभी आना क्योंकि 2-3 लोगों का आ रहा था, मैंने इसीलिए ये बात आप तक पहुंचाई सर। अभी आता है दोबारा से जुड़ने के लिए तो मैं जोड़ देती हूँ सर। जी जी जी। ठीक है, हाँ, चलिए जी, अब। दरअसल जो विध्वंसकारी जो लोग हैं ना, हाँ सर। वो कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे हाँ कि मुझे जोड़ लीजिए। हाँ, नहीं वो रिक्वेस्ट करके अभी सुरेश चंद्र शुक्ल सर के नाम से जुड़ गया था सर एक व्यक्ति, और वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा। हमने दूसरी लिंक बनानी पड़ गई। यही तो साहित्य के सामने संकट है। हाँ सर, चलिए चलते हैं, गोष्ठी को आगे किसी ने ना शायद शुक्ल जी का व्हाट्सएप किसी ने हैक किया है, इसलिए गड़बड़ हुई है। अच्छा, नहीं तो शुक्ल जी का तो 2 नंबर है, उसमें दोनों पर भेजा था और वास्तव में वो जुड़े नहीं, कोई और व्यक्ति आ गया है इसमें। हाँ वही ऐसे ही हो रहा है सर। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के हमने मेरी इस कार्यक्रम में भी और एक बार मुक्ता जी के में भी, और वो लोग फिर हटा नहीं पाते, हमें दूसरी लिंक बनानी पड़ती है, इसलिए अभी भी हो चुका है ये इस गोष्ठी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पर भी खोज की जाएगी कि कैसे उनको हटा दिया जाए। हाँ सर, जो टेक्नोक्रेट हमारे साथ जुड़े उनसे करेंगे कि भाई कुमार पाल ऐसी लिंक हटा करना दी। चाह रहे हैं। शैलेंद्र जी शर्मा जी को मेरा बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं से जन्मदिन की। मैं बोल रहा था तब आप दिखे नहीं थे, इसलिए मैं बोल नहीं पाया, पहले सर बोल चुका था। धन्यवाद सर, गांधी जी धन्यवाद। अभी राकेश उमरचा जी जुड़ रहे हैं सर, ये जोड़ लूं मैं? हाँ, विद्यार्थी हैं हमारे, जी विद्यार्थी सर, हैं, जुड़ने दीजिए। ठीक है सर, जोड़ लिया है उनको। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए परम आवश्यक है, और ऐसे ही कार्यों में रत रहते हुए आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर जुड़े हुए हैं, दिल्ली से महामंत्री नागरी लिपि परिषद एवं अन्य अनेक संस्थाओं में भी पदों पर हैं सर। उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आभासी पटल पर मुख्य वक्ता के रूप में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी। मैं तो चूंकि हरिशंकर परसाई की लाइन का आदमी हूँ और मुझे शरद जोशी पुरस्कार इसलिए मिल चुका है, तो आज इतनी शुभकामनाएं हमारे भाई शैलेंद्र जी को मिल रही हैं। मुझे लगता है कि अगर इतनी शुभकामनाओं से अगर ये सब कुछ हो जाए तो कभी आदमी रोगी ना हो, कभी शोकी ना हो किसी प्रकार का कष्ट ना हो चलिए, शुभकामना का भी अपना आनंद है। तो सबसे पहले मैं भी इस बहती गंगा में हाथ बहा अपना धो लेता हूँ कि भाई डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा लगता है कि हमारे अपने प्रकर के जो व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनका हम जन्मदिन यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के माध्यम से मनाते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना ऐसी एकमात्र संस्था है कि जो अपने सदस्यों का और जो साहित्यकार लोग हैं उनका यहाँ पर जन्मदिन मनाती है। बहुत बहुत बड़ा एक अच्छा प्रयास है। अच्छा है कि कभी कभी तो हम उस उम्र में आ गए हैं, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति, कि भाई हम तो घर में ही नहीं मना पाते जन्मदिन, तो बाहर के तो कौन मनाएगा बड़ा तो कम से कम हमारी ये संस्था राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना ये अगर इस तरह का अगर आयोजन करती है तो बहुत बड़ा ये कार्य है, और इसके लिए प्रभु चौधरी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और दूसरा, प्रभु चौधरी को इसलिए भी बधाई कि भाई मैंने इनसे आग्रह किया था कि शैलेंद्र शर्मा जैसे व्यक्तित्व के लिए सिर्फ वो जन्मदिन की कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, उस पर कोई ना कोई केंद्रीय विषय इस पर रखा जाए। तो उन्होंने मेरे सुझाव को मानते हुए केंद्रीय विषय रख लिया है, हिंदी भाषा और साहित्य के समक्ष चुनौतियां। तो क्योंकि हम जन्मदिन तो एक ठीक है, हमने एक औपचारिकता में हमने शुभकामना दे देते हैं, बात कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ क्योंकि व्यक्ति एक एक स्वयं अपने आप में एक अकेला व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, उसका कृतित्व भी जुड़ा हुआ है। तो उस व्यक्तित्व कृतित्व को रेखांकित करने के लिए हमें कोई केंद्रीय विषय रखना चाहिए जिससे हम साहित्य और भाषा पर काम बोल सकें, बात कर सकें। क्योंकि शैलेंद्र शर्मा जी प्रारंभ से ही साहित्य और भाषा के एक प्रकांड विद्वान रहे हैं। जब विद्यार्थी थे उस समय से ही इन्होंने लेखन का कार्य शुरू कर दिया था,
और जब ये अध्यापन में आए तो अध्यापन में इन्होंने मैं जहाँ तक जान पाया जो एक औपचारिक जो अध्यापन होता है, क्योंकि आप प्राध्यापक रहे हैं विक्रम विश्वविद्यालय में, तो निश्चित रूप से आप जो पाठ्यक्रम है उसका तो आपने पठन पाठन किया ही, लेकिन साथ ही जो इतर थे जो किसी समय दुरूह विषय माने जाते थे, विशेष रूप से जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, उस पर काम प्राय नहीं हो रहा था। वो डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने अपने विक्रम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से कराया। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों मैं देख रहा था डॉक्टर कला जोशी हमारी सदस्य हैं एक इंदौर से, उन्होंने भीली भाषा पर कार्य किया। तो इस तरह के जो नए नए कार्य आ रहे हैं वो कार्य आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपना पाठ्यक्रम जो हमारा निर्धारित है, कविता पढ़ानी है, कहानी पढ़ानी है, या कि व्यंग पढ़ाने हैं, या कि हमने समालोचना पढ़ानी, वो अपनी जगह है। लेकिन उससे इतर जो हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं है उसको हम सामने लाएंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उपकार होगा साहित्य और भाषा दोनों पर। क्योंकि जब हम आदिवासी या हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो लोक संस्कृति सिर्फ एक विषय भर नहीं है, वो सिर्फ एक शब्द भर नहीं है, उसके साथ समग्र हमारी कहें कि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो उसके साथ वो जुड़ी हुई है। अगर हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर कहीं हमने सार रूप लेना है तो हमें अभी अपनी लोक संस्कृति में देखने को मिलेगा, हमें अपनी आदिवासी संस्कृति को देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने इस विषय पर बहुत अच्छे कार्य कराए हैं और उस कार्य को और व्यापकता मिलना जरूरी है कि वो सिर्फ उज्जैन तक सीमित न रह जाए या विक्रम विश्वविद्यालय तक सीमित न रह जाए, वो विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। और ये हमें प्रसन्नता होती है क्योंकि पूर्वोत्तर में जाता रहा हूँ और मैंने देखा है कि पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालय में आजकल अब जो है आदिवासी साहित्य और संस्कृति को पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहा है, जिससे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उससे जुड़ते जा रहे हैं। उनको लगता है कि भाई हमारी बात भी कोई कहने वाला है, हमारी बात भी कोई सुनने वाला है। तो आज उनकी बात न सुनी जा रही है बल्कि कही जा रही है, बड़े पुरजोर तरीके से कही जा रही है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर वीरेंद्र परमार, पूर्वोत्तर में बहुत उन्होंने काम किया है, तो अभी उनके कार्य का मैं संपादन कर रहा था। मैंने देखा कि पूर्वोत्तर में बल्कि कहें कि हमारी भारतीय जो आदिवासी संस्कृति है उस पर अभी भी काम करने का बहुत बड़े अवसर है, बहुत बड़े मतलब उस विषय है जिस पर हमने कार्य अभी तक नहीं किया, उनको किया जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम अगर कबीरदास को और सूरदास को पढ़ते रहेंगे या प्रेमचंद को पढ़ते रहेंगे, जयशंकर प्रसाद को पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो हमारे लोक कवि हैं उनको कौन पढ़ेगा, उनके बारे में कौन सा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का उसको हिस्सा बनाएगा? इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और मैं तो चूंकि आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ, इस रूप में कह सकता हूँ कि चुनौतियां प्रत्येक युग में रही हैं। 21वीं सदी नहीं, 20वीं सदी में भी यही ऐसी कुछ न कुछ चुनौतियां थी। 19वीं सदी में भी इस तरह की कुछ न कुछ चुनौतियां थी। चुनौतियां तो सदैव रहेगी। चुनौतियां से ही साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य सिर्फ खाली एक वैक्यूम में नहीं होता, एक वैक्यूम है और वहां पर कोई साहित्य का निर्माण होगा। साहित्य का निर्माण तो चुनौतियों के बीच में होता है। जैसे जैसे चुनौतियां आएंगी वैसे वैसे साहित्य का निर्माण होगा, वैसे वैसे भाषा का विकास होगा। पिछले दिनों में जो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण की एक प्रक्रिया भारत शिक्षा मंत्रालय में चल रही थी, तो उसका एक अंग मुझे ही बनाया गया। तो मैंने देखा कि उस 10वीं बार वो शिक्षा मंत्रालय ने वो पुस्तिका तैयार की और उसके बाद भी हमारे पास इतने जब मैंने अपने नागरी लिपि के पटल पर डाला तो इतने सुझाव आ गए कि लगा कि साहब इसको आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और जब हमने बैठक की वहां पर तो मैंने उन विषयों को वहां पर उठाया तो विद्वानों ने उसको स्वीकार किया कि हाँ, इस पर भी विचार विमर्श किया चाहिए। तो ये परिवर्तन या कहें कि चुनौतियां जैसी चीज हैं, ये तो हमेशा रहेंगी और उसका हमने सामना अपने लेखन के माध्यम से, अपने अनुशीलन के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से उसको करना होगा, है ना। क्योंकि जो परिस्थितियां सूरदास के समय थी या तुलसीदास के समय थी वो आज तो हो नहीं सकती। आज 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 सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, इससे हम विरत नहीं हो सकते। हम मोबाइल को उठा करके अलमारी में बंद नहीं कर सकते, हम कंप्यूटर को, लैपटॉप को उठा करके अलमारी में बंद नहीं कर सकते। उससे आखिरकार हमने काम लेना ही लेना है। तो उसके माध्यम से चुनौतियां जो आ रही हैं उसका समाधान ढूंढना है। जैसे कि आज हमारे साथ जो हुआ कि भाई किसी ने हैक कर लिया हमारा ये, तो निश्चित रूप से इस तरह की चुनौतियां हैं और हम चूंकि टेक्नोक्रेट हम उनके साथ बैठते हैं तो इस समस्या को उनके सामने रखेंगे और इसका निजात, इसका जो
समाधान है वो भी बहुत शीघ्र ही हम लोगों के सामने आएगा कि अगर कोई हैक कर लेता है तो कैसे उसको हम बाहर कर सकते हैं, अपने मन से बाहर कर सकते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी बहुत शीघ्र ही आने वाली है। हमारे साथ बहुत बड़े टेक्निकल जुड़े हुए हैं देश भर के, तो इसका भी समाधान किया जाएगा। और ये जो चुनौतियां हैं ये हमें बताती हैं कि हम कैसे नए नए आविष्कार कर सकते हैं। अगर मान लो चुनौतियां न होती तो आज ये आविष्कार कैसे होता। आग का आविष्कार हुआ, भवन निर्माण का हुआ, वस्त्र निर्माण का हुआ, भोजन सामग्री का हुआ, ये कैसे हुआ? वो चुनौतियां थी सामने भाई। अगर मान लो कोई अगर साइबेरिया में रह रहा है तो साइबेरिया में तो शाकाहार बनकर नहीं रह सकता, उसकी अपनी समस्या है। या रेगिस्तान में रह रहा है तो वो नहीं इस तरीके से रह सकता। या कि हम कहें कि हिमाचल प्रदेश में या कश्मीर में कोई अगर मद्यपान किए बगैर रह ले, ये संभव ही नहीं है। तो ये वहाँ के साथ में एक सामंजस्य की है, इसलिए हम आविष्कार करते हैं। तो ये देखिएगा कि उस आविष्कार का ही परिणाम है कि जो पंजाब के छोले भटूरे थे वो चेन्नई तक में खाने को मिल जाते हैं, या चेन्नई की इडली डोसे यहाँ हम दिल्ली में खा लेते हैं। बल्कि मैंने तो बर्मा के बॉर्डर पर वहाँ खाए थे, मणिपुर में बिल्कुल। तो वो चीजें ये क्या है? ये आविष्कार है ना। आविष्कार जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां जननी है हमारे आविष्कारों की। और उसी तरह की साहित्य में है। साहित्य में आज हम देखें तो साहित्य में अब नए नए विषय आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। दलित विमर्श पहले नहीं था, नारी विमर्श पहले नहीं था, किन्नर विमर्श पहले नहीं था। वो अब हमारे साहित्य कैसे बनते जा रहे हैं। अच्छा लगता है कि कम से कम जो है नई जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और जो कहें कि संवेदनशील जो कविताएं लिखते हैं, कविता के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हुए हैं। कहाँ मतलब हाइकू हमारे यहाँ पर कोई जानता नहीं था, तंका हमारे यहाँ पर कोई जानता नहीं था। इस तरह की विधाएं हमारे यहाँ पर आ गई और बड़े प्रवीणता के साथ लोग लिख रहे हैं। अब शायद वो जापान में भी उतने नहीं लिख रहे हैं जितने के भारत में हम लोग हाइकू लिख रहे हैं। पत्रिकाएं यानी कि प्रकाशित हो रही हैं। तो इस प्रकार से विधाओं का भी विकास हुआ है। इसमें भी उनकी भी वृद्धि हुई है। पहले डायरी साहित्य कहाँ था? हिस्सा हमारा बहुत कम था, संस्मरण बहुत कम थे, रेखा चित्र बहुत कम थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे सब आते जा रहे हैं और साहित्य का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और मैं जब सौरभ का संपादन करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि कनाडा में बैठा हुआ या अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसी तरह से साहित्य की विधाओं को परिपुष्ट कर रहा है जैसे कि हम भारत में रह के कर रहे हैं, है ना। उनकी भी वही साझी चिंता है जो आज हम यहाँ चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वो उनकी भी वही चिंता है कि भाई ये साहित्य क्या हम चंद लोगों तक सीमित रह जाएगा या नई पीढ़ी तक भी जाएगा। तो हमें प्रसन्नता होती है कि अब नई पीढ़ी में भी अच्छे साहित्यकार आ रहे हैं। साहित्य अकादमी के माध्यम से हम अनेक प्रकार के युवा पुरस्कार देते हैं और विभिन्न जो हमारी अकादमी है प्रदेश की वो दे रही है, जिससे साहित्यकारों का भला हो रहा है। हमारी दिल्ली जो सरकार है वो हिंदी अकादमी है, वो साहित्यकारों के पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान देती है। तो अब पहले वो था कि वो एक आयु वर्ग के थे कि 40 वर्ग तक के लोग हैं उनको मिलेगी। अब उन्होंने सबको स्वतंत्र कर दिया कि कोई भी मतलब उसको ले सकता है। तो इस तरह के प्रोत्साहन जारी है, उससे नए नए साहित्यकार आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अपना कहना है कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमें पढ़ने में आ रहा है साहित्य उतना भर नहीं है। साहित्य उससे आगे भी है, साहित्य उससे उसका क्षेत्र जो है काफी व्यापक है। आप गाँव में जाइएगा, गाँव में जो भले ही निरक्षर है, साक्षर नहीं है, लेकिन वो इस तरह के लोकगीत बना लेता है, लोक गाथाएं बना लेता है कि हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके मतलब उसकी छाया भी नहीं छू सकते। तो उनको सामने लाने की आवश्यकता है कि जो हमारे स्थानीय स्तर पर जो हो रहे हैं, जो हमारे आदिवासी भाई लिख रहे हैं, हमारे जातीय भाई लिख रहे हैं, उनको उनका साहित्य, उनका लेखन, उनका जो सोच विचार है उसको सामने लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो साहित्य है वो परिपक्व होगा और भी समृद्ध होगा। मतलब साहित्य सिर्फ एक कुछ विधाओं तक सीमित नहीं है, उसकी विधाएं बहुत सी विधाएं हैं। तो उसमें से लोक साहित्य भी एक अच्छी एक परंपरा इसको दे सकता है। तो लोक साहित्य की ओर हम जाएंगे तो बहुत कुछ मिल सकेगा। और इस तरह का जो कार्य डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय में, मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरह के अन्य विश्वविद्यालय भी करने लगे तो साहित्य का भंडार जो है वो भरपूर समृद्ध बनेगा।
है ना, उसके सामने नई नई विधाएं आएंगी, उसके सामने नई नई भाषाएं आएंगी। अगर जब तक हम अपनी जनजातीय या आदिवासी साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, उनकी बोली भाषा को नहीं समझेंगे, तो हम अपने भाषा को कैसे समृद्ध कर पाएंगे? जब तक बल्कि हमारे यहाँ तो जैसे मैंने तो चूंकि ग्रामांचल साहित्य का पाठ्यक्रम लिखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए, तो जो हमें जब हम रेणु की बात करते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु की, तो उनको उनका जो कार्य है वो आंचलिक साहित्य के लिए, तो आंचलिक साहित्य को कैसे बढ़ावा मिलेगा जब तक हम उनके निकट नहीं जाएंगे? तो आंचलिकता का यही अर्थ है कि हम जो हमारी जो देशज जो बोली भाषाएं हैं उनको भी उनके माध्यम से अपने हिंदी माध्यम को हिंदी को समृद्ध कर। भारत सरकार ने आज तक आपको जानकारी होगी 9.5 लाख शब्द बनाए, सभी विषयों के शब्द बनाए। कोई भी ऐसा विषय नहीं है, चाहे वो विधि है, चाहे वो कोई और विषय, मैं स्वयं अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की जो शब्दावली बनी उसका मैं सदस्य रहा, तो मतलब कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके शब्द नहीं बनाए, लेकिन उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में जरूर लगता है कि साहब ये बड़ा मतलब अटपटा है, बड़ा ही कठिन शब्द है, ये कैसे संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, लेकिन बाद में जब इस्तेमाल होने लगते हैं तो वो सब उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में देखता हूँ कि सब डीयू डीयू कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, लेकिन वहां पर विश्वविद्यालय नाम का जब मेट्रो बन गया तो सब उसको विश्वविद्यालय ही कहते हैं, जो किसी मतलब बच्चे की जुबान पे भी नहीं आता था। और वो कहते कहाँ जा रहे हो जी? विश्वविद्यालय जा रहे हैं, विश्वविद्यालय मेट्रोपॉलिटन। तो ये शब्द मतलब प्रचलन में आएंगे जब जब उसको हम इस्तेमाल में करेंगे, धीरे धीरे शब्द आएंगे और प्रचलन होगा, और इससे हमारी हिंदी भाषा समृद्ध होगी और हमारा साहित्य भी समृद्ध होगा। अब भारत सरकार ने चूंकि जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020 वाली, उसमें यह प्रावधान किया है कि जो हमारी मातृभाषाएं हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको हम पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, और ये धीरे धीरे किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश की शुरुआत हो गई, वहां पर हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बन गया है। हमारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में है ही है, और अनेक विश्वविद्यालय अब अपने पाठ्यक्रम जो चिकित्सा शास्त्र के और अभियांत्रिकी के अब हिंदी माध्यम से करने लगे। पहले हम कहाँ ऐसा कल्पना कर सकते थे? हमने बीएससी जब की तो हमें अंग्रेजी माध्यम से करनी पड़ी। अगर हिंदी माध्यम से अगर हमारे सामने माध्यम का अगर वो होता तो वो उसको अच्छी तरह से और भी आगे हम बढ़ सकते थे। लेकिन ये जो चूंकि हमें एक अवसर मिला उसका, आजकल के जो बच्चों को जो अवसर मेरे ख्याल से शायद लिंक कट गया है क्या? नहीं सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, स्पष्ट आ रही है सर आपकी आवाज। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है, वीडियो फोटो नहीं दिख दिखाई रहा है नहीं बस। दे रहा सर आपका। ना मेरे यहाँ से हट गया, मैं इसको मिला रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, शायद तो नेट की समस्या। हाँ, ये भी एक चुनौतियां हैं जो आपके सामने रश्मि आई है ना, पहले चुनौती, ये भी चुनौती है कि किसी का फोन अब आ गए, तो किसी का फोन आया, फोन आकर के ही ये हट गए, यहाँ से जो तस्वीरें आ रही थी वो तस्वीर हट गई, लेकिन आवाज पहुंच रही थी। चलिए, तो ये जो कार्य है, ये कार्य अब किया जा रहा है, और इसको कार्य को और भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जैसे और भी हिंदी के प्राध्यापक और आचार्य इस कार्य को आगे लें, अपने हाथ में लें, तो और भी हम इसको अपनी जो नई पीढ़ी है उसको एक समृद्ध साहित्य, एक समृद्ध भाषा हम उसको सौंप सकेंगे, ये हम आशा करते हैं। और पुनः पुनः डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार का कार्य आगे बढ़ता रहे और आपके शिष्य आपके पथ चिन्हों पर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपका हमेशा जो उद्बोधन रहता है उसमें कुछ नई जानकारियां भी रहती हैं। आपने बताया कि हिंदी में पढ़ाया जा रहा है चिकित्सा विज्ञान को, और सचमुच सर जब मालवीय लोगों के कार्यक्रम सर भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पर भी, तो अनेक नई चीजें हमें आदरणीय शैलेंद्र कुमार शर्मा सर की देखने को मिलती हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से हम या फेसबुक पर देखते रहते हैं कि नए कार्य कर रहे हैं जो कि आम लोग नहीं करते, इसलिए सर खास हैं। और आज उनका जन्मदिन है, इस विशेष अवसर पर आपने बहुत सुंदर उद्बोधन रखा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर रणजीत सिंह सर जुड़े हुए हैं, जो कि सर के दोस्त भी हैं, उनका बधाई देने हेतु स्वागत है सर। आभार के पत्र। इस आभासी पटल पर जुड़े सभी हिंदी प्रेमी और सुधी विद्वान जनों के चरणों में विनम्र प्रणाम करता हूं, और मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे एक सहपाठी का जन्म
इतनी शानदार तरीके से और हिंदी के समृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करते हुए मनाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से मैं उज्जैन वासी होने के नाते से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और डॉक्टर हरिपाल सिंह सर जी ने बड़ा अच्छा उद्बोधन दिया। मैं तो मानता नहीं हूँ मैं भी कि हिंदी के लिए कोई चुनौतियां, देखो चुनौतियां तो एक साहित्यकार को जब से जन्म दिया तब तक उसकी आखिरी सांस तक चुनौतियां ही चुनौतियां होती हैं। हर चुनौतियों, अगर आप चुनौतियों को स्वीकार करते हो तो ही एक उत्तम साहित्यकार बन सकते हो। तो ये चुनौतियां तो जीवन भर चलती रहेंगी। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि हमारे सुधी विद्वानों ने सभी तकनीकी अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का हिंदी जो है शब्दावली तैयार की है। हमारे लिए अगर असली चुनौती है तो उन शब्दावली को आम बोलचाल की भाषा में लेके आना, मैं यही मानता हूँ। और मुझे नहीं लगता, हाँ हम साहित्यकारों को पता नहीं क्या एक बड़ी ये आकांक्षा होती है कि जल्दी से जल्दी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है। क्या फर्क पड़ गया मराठी को? क्या फर्क पड़ गया मराठी भाषियों को उससे? कुछ फर्क पड़ गया क्या? अगर काम करना है तो आधारिक तौर पर ठोस नीति अपनाते हुए काम करना पड़ेगा, ये असली चुनौती है। और तकनीकी शब्दों का आम बोलचाल की भाषा में उसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करना, जैसे कि सर ने अभी विश्वविद्यालय का बड़ा अति उत्तम उदाहरण दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी के लिए कोई चुनौतियां हैं। हिंदी जो है हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है। जो कठिन तकनीकी शब्द है, हमारे सामने प्रेमचंद जी का साहित्य जो है बिल्कुल एक आम लोगों का साहित्य था, और उस वो आम लोगों का साहित्य है तो ही इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, दुनिया में उसको पढ़ा जाता है। तो ये साहित्यिक रचनाएं जो है कठिन शब्दों में ना करते हुए, सर हाँ ठीक है, हम साहित्यकारों की भाषा अच्छी उत्तम होनी चाहिए, कठिन शब्दावली होनी चाहिए, वो हमारे सिर्फ केवल साहित्यकारों की भाषा होनी चाहिए। लेकिन आम बोलचाल में, जैसे अभी गुरबाणी सिख इतिहास पे निरंतर लिखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी के कठिन शब्दों का उपयोग ना करूँ। ये तो हमने तो विक्रम विश्वविद्यालय में कालिदास भी पढ़ा हुआ है और सभी कुछ छायावाद और सब कुछ पढ़ा हुआ है, और हिंदी में ही हम पले बड़े, हिंदी में ही बड़े हुए हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो साहित्यकार हैं उन्हें सरल और सुदृढ़ भाषा में हिंदी की रचनाएं करनी चाहिए, सरल भाषा में कविताएं लिखनी चाहिए, कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और तकनीकी शब्दों का निरंतर उपयोग जो है रोजमर्रा की भाषा में आता जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से हिंदी का भविष्य सुरक्षित है। और मैं थोड़ा सा आज मेरे सहपाठी संघर्ष के दिनों के साथी, उनका जन्मदिन है, तो मैंने उनके लिए भी कुछ विशेष लिख दिया है। तो मैं आप शैलेंद्र भाई की इजाजत की, हम पता नहीं हमारे जो महाविद्यालय सहपाठी है, हम एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते हुए सभी पुरानी हमारी भाषा शैली है उज्जैन की, भाई के बुलाते हैं। तो मैंने बहुत सारे शब्द भाई के भी लिखे हुए हैं। हर दिल अजीज, हर मन प्यारे, मेरा अभिन्न मित्र, सहपाठी और संघर्ष के दिनों के साथी, भाई शैलेंद्र जी के जन्मोत्सव पर शब्दों के संप्रेषण से अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जिनकी विद्वता और योगदान हिंदी भाषा प्रेमियों के बीच एक शानदार मिसाल है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में हिंदी अध्ययनशाला के आचार्य एवं अध्यक्ष के रूप में इनकी भूमिका केवल शैक्षिक दायरे में ही सीमित नहीं है, अपितु उन्होंने साहित्य, रंगमंच और लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए। उनकी सरल, सजीव और सशक्त साहित्यिक लेखनी ने हिंदी साहित्य के हर आयाम को समृद्ध किया है, और उनका जीवन स्वयं में एक साहित्यिक यात्रा की रूहानी कहानी कहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। डॉक्टर शर्मा का अध्ययन और लेखन उन विषयों पर आधारित है जो हमारी संस्कृति और भाषा की जड़ों से जुड़े हैं। शब्द के संप्रेषण की शक्ति संबंधी भारतीय और पाश्चात्य अवधारणा और हिंदी काव्य शास्त्र जैसी उनकी कृतियां भाषा विज्ञान के उन पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं जो हमारी साहित्यिक धरोहर का अभिन्न अंग है। उनकी पुस्तकें जैसे मालवा का लोकनाट्य माच और अन्य विधाएं और अवंती क्षेत्र और सीमस्त महापर्व मालवा की समृद्ध लोक संस्कृति और उन परंपराओं को जीवंत बनाती है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि उन परंपराओं
के बीच में, उस समृद्ध लोक संस्कृति के बीच में मेरा पूरा बचपन और जवानी गुजरी है, जवान उन संस्कृतियों में हुआ हूँ, तो मुझे वो साहित्य पढ़ के जो मुझे विशेष आनंद प्राप्त होता है उसे शब्दों में संप्रेषित करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से एक कलमकार के लिए मुश्किल ही होगा। हमारे उज्जैन में जो हम संध्या के गीत, तेजा जी के कथाएं और जो पुरातन हमारी जो सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रूप से हमने जिया है, उसको निश्चित रूप से शब्दों में वर्णित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये मालवी जो साहित्य ही नहीं है, हमारी संस्कृति और लोक जीवन का दर्पण है, जिसे उन्होंने अपनी लेखनी से बखूबी संवारा है। आपके द्वारा स्थापित विश्व हिंदी संग्रहालय एवं अभिलेखन केंद्र और मालवी लोक साहित्य एवं संस्कृति केंद्र उनके हिंदी भाषा के प्रति समर्पण और नवीन दृष्टिकोण को विशेष आयाम देकर दर्शाते हैं। निश्चित ही यह केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए हिंदी और लोक संस्कृति के अध्ययन का आधार बनेंगे। भाई की इस अनोखी पहल ने हिंदी और हमारी मालवी संस्कृति को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। भाई के लेखन का एक खास पहलू यह है कि उन्होंने आलोचना, नाट्य विधा और लोक साहित्य के क्षेत्रों में नई राहें खोली। उनकी लेखनी में गहराई और विचारशीलता के साथ साथ एक सहजता और सरलता भी है, जो पाठकों को उनके विचारों से जोड़ती है। उनके द्वारा रचित 40 से अधिक पुस्तकें और सैकड़ों लेखों ने न केवल हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नई दिशाओं का उद्घाटन किया, बल्कि अपितु साहित्यिक विमर्शों को एक ठोस आधार भी प्रदान किया है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि उन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें संतोष तिवारी समीक्षा सम्मान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय सम्मान और विश्व हिंदी सेवा सम्मान प्रमुख है। यह सम्मान निश्चित ही उनके सृजनात्मक योगदान और उनकी विद्वता का प्रमाण है। डॉक्टर शर्मा की सहजता, सादगी और उनकी गहरी साहित्यिक दृष्टि ने उन्हें न केवल एक विद्वान बनाया, अपितु एक ऐसा मार्गदर्शक भी बनाया जिनसे नई पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है। बाबा महाकाल की कृपा से भाई की रचनाओं में हिंदी भाषा, संस्कृति और समाज का ऐसा अद्वितीय मिश्रण देखने को मिलता है जो साहित्य को जनजीवन से जोड़ता है। यह उनके जीवन की उपलब्धियां और उनके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में किए गए संघर्षों का सार्थक परिणाम है कि उन्होंने हिंदी को एक जीवंत और समृद्ध भाषा के रूप में और मालवी संस्कृति को अपनी कलम से वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया है। भाई के जन्मदिन के इस अवसर पर यह कहना उचित होगा कि भाई जैसा विद्वान हिंदी साहित्य की धरोहर है। हम भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि वह इसी तरह साहित्य और संस्कृति की सेवा करते हुए नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। मैं आदरणीय हमारी रश्मि चौबे दीदी के सानिध्य में रहते हुए थोड़ी थोड़ी कविताएं भी लिखने लगा हूँ। तो भाई के लिए मैंने 4 लाइन भी लिखी हैं कि हिंदी के उजियारे में एक दीप जलाते तुम, विद्या के सागर में मोती बिखराते तुम, शब्दों की शक्ति से भावों को साकार किया, रंगमंच और लोक में जीवन का विस्तार किया, मालवी लोक गीतों में संस्कृति की धारा हो तुम, आलोचना की कलम से तुम हो साहित्य के ध्रुव तारा, शोध के अन्वेषी तुम, ज्ञान के अधिकारी हो, साहित्य के मंदिर के तुम सच्चे पुजारी हो, हर लेख हर ग्रंथ से नव दिशा दिखाते हो, हिंदी के इस पथ पर दीपक नए जलाते हो, सम्मानों से सजी हुई तुम्हारी यह गाथा है, शब्दों का संसार तुम्हारा सच्ची परिभाषा है, जन्मदिन की शुभकामना विद्वता के साथ रहे, तुमसे साहित्य का आकाश हरदम आलोकित रहे, साहित्य की यह ज्योति अनंत तक यूं जलती रहे, बाबा महाकाल की कृपा तुम पर यूं ही बरसती रहे। इतना कहकर मैं भाई के लिए अपने शब्दों के संप्रेषण शुभकामनाएं जो प्रेषित करिए समाप्त करता हूँ और भाई के बहुत सुंदर अनुराग जी, बहुत आभार आपका। भाई प्रभु चौधरी जी, ये कविता छापिएगा संचित्र समाचार में। सर बहुत अच्छी कविता। और मैं ये सोच ही रही थी जब आप उद्बोधन दे रहे थे कि सर ने कविता नहीं लिखी है, लेकिन आपने अंत में सुना दी कविता, तो एक संतुष्टि का भाव आया मेरे अंदर कि सर के लिए आपने कविता लिखी। बहुत आपको बहन जी देख देख के मेरे भी दिल में आता है कि कुछ लिखना चाहिए। और कविता तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे से आप दिल से जुड़े हो, जिस परिवेश से आप दिल से गहराइयों से जुड़े हो, तो वहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से शब्द आपको मिलते ही जाते हैं।
बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच एक अलग आभा यहाँ प्रकट हो गई मंच पर आपकी कविता के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि सर ने कहा, पाल सर ने, कि नए नए लोगों की कविताएं भी छपनी चाहिए, तो आशा ही नहीं, विश्वास है हम सभी लोगों की कविताएं आगे आके कई अच्छी पत्रिकाओं में आना शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ससम्मान स्वागत करती हुई शाबाशी पटल पर आदरणीय मुक्ता काना कौशिक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बधाई हेतु आप सादर आमंत्रित हैं मैम, और उद्बोधन भी दे सकते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद रश्मि जी। परिचय भी दे दिया करें रश्मि जी कि ये छत्तीसगढ़ से हैं, क्योंकि नए कुछ नए साथी हमारे जुड़े हैं, उनको मालूम पड़ जाए। ठीक है, मैंने पूरा बोल दिया सर, छत्तीसगढ़ से हैं, और ये राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना में इनकी प्रस्तावना थी, देर से जुड़ी तो अभी मैं स्वागत है। अभी अच्छा प्रस्तावना कर सकते हैं क्या अभी? नहीं अभी नहीं है, तो आप अपना विषय पर कुछ बोल सकती हैं। प्रस्तावना वाली चीजें वैसे बोल दीजिए, उसमें क्या है ना? धन्यवाद। स्वागत। राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के मंच पर नाश्ता करती है। समस्त प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाषाविद, शिक्षाविद, कुलानुशासक, शोध निर्देशक, परम आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी का आज जन्म उत्सव मना रहे हैं। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ कि जन्मदिन शैलेंद्र जी के हिंदी के साहित्य में करे गुणगान। जहाँ हिंदी भाषा को हो ज्ञान, वहाँ शैलेंद्र जी का हो नाम। राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के जो स्तंभ कहलाए, ऐसे हैं हमारे शैलेंद्र शर्मा साहब। बहुत ही सरल, सहज एवं व्यक्तित्व के धनी। कोरोना काल में परिचय हुआ आदरणीय शैलेंद्र जी से, और 21वीं सदी की ओर हिंदी को नई पीढ़ी की ओर प्रेरित करने का काम आदरणीय शैलेंद्र जी कर रहे हैं। फेसबुक में आप देखेंगे कि बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के जितने भी कार्य हो रहे हैं, आदरणीय के कार्यों के अंतर्गत हो रहे हैं। इनके जो प्रेरणा स्रोत या लाभान्वित जो हम हो रहे हैं हिंदी साहित्य और भाषा के प्रति, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि प्रोफेसर को भी इनका ज्ञान हमें लाभान्वित कर रहे हैं। आपके द्वारा दिए गए उद्बोधन हम इतने अधिक प्रेरित करते हैं कि हम अपने आप को काफी गर्वान्वित महसूस करते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना में जब तक हम आपका उद्बोधन ना सुने, तब तक ऐसे हमें लगता है कि काफी चीजें अधूरी रह गई है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी अपने 3.5 दशकों से जो शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यकाल से हमें प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें मैं सत सत नमन करते हुए उनको जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि विषय के बारे में अगर कुछ कहना है कि भाषा वह माध्यम है जिनके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, विचारों को किसी के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन शर्मा जी अपने भावों को इतने सरल तरीके से अभिव्यक्त करते हैं कि हम काफी प्रभावित हो जाते हैं। उनके भावनाओं से, विचारों से हम काफी अधिक प्रभावित हैं। और अलग भाषा की कोई परिभाषा ही नहीं हो सकती। भाषा का संबंध जैसे कहा गया है मनुष्य और समाज से है। भाषा कोई व्यक्ति या विशेष समूहगत संपत्ति नहीं है, बल्कि यह सामाजिक निधि है। और ऐसे ही कार्य शर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। सामाजिक सरोकार से परे कोई भाषा हो ही नहीं सकती। किसी भी देश या राष्ट्रभाषा का सम्मान उस भाषा को भी प्राप्त होता है जो देश विदेश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। और 21वीं सदी की चुनौतियां और हिंदी भाषा एवं साहित्य को अगर हम देखें तो आदरणीय शर्मा जी के द्वारा भरपूर विद्यार्थियों को पहुंचाया जा रहा है, जो हमें आगे की ओर प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। और राष्ट्रभाषा को अगर देखें तो हिंदी भाषा को धीरे धीरे विश्व की ओर लेके जा रहे हैं। विश्व में आप काफी अधिक प्रचलित हैं, तो आपको सम्मान करते हुए आपको हृदय से जन्मदिन की बधाई देती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और यूं ही निरंतर प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा कि आपने शर्मा सर की जो उद्बोधन होता था उसी से प्रभावित होकर जैसे 2-4 लोग थे, वीके शर्मा सर थे, शेख सर थे और मतलब उस समय कोरोना काल में उन सबके उद्बोधन से प्रभावित हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मा सर के जो उद्बोधन होता था उसमें संस्कृति भी रहती थी, परंपरा भी, जैसे एक भेल रहती है ना, भेलपुरी में सारी चीजें रहती है, तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर रहता था और सुनना बहुत अच्छा लगता था। ये सब देखकर ही हमने ज्वाइन किया राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना कि यहाँ पर कुछ ज्ञान मिलता रहेगा। सही सही कहा मुक्ता जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और सही कहा कि भाषा का संबंध मनुष्य और धन्यवाद मुक्ता जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे पूनम जी जुड़ी अपने साथ उदयपुर से। मैं उन्हीं को ही बुला रही हूँ सर। आदरणीय पूनम जी जुड़ी हुई हैं। निश्चय ही विदुषी लगती है मुझे देखने से, लेकिन मैं इनको पहचानती नहीं हूँ। तो स्वयं आप अपना छोटा सा परिचय देते हुए आप अपना विचार रखें, सर को बधाई दें। स्वागत है आपका। जी, नमस्कार सभी को। मैं तो इस संघ को बहुत बहुत आभार मानती हूँ और मंच पे आसीन जितने प्रबुद्ध जनों हैं उनको मेरा नमन है, माँ वीणा पाणी को नमन है और सबसे पहले शैलेंद्र भाई जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ इन 2 शब्दों से। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बन के वही निकलता है। ये है शैलेंद्र जी की इतने व्यक्तित्व हैं, विशेष व्यक्तित्व। मैं इतना तो नहीं जानती हूँ, लेकिन एक बार ये सुखाड़िया मंच पर आए थे, हमारे साथ इनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। आपको याद हो या नहीं हो, लेकिन मुझे बहुत याद है। नहीं, मुझे स्मरण है। अभी कुछ समय पहले ही नीतू परिहार मैडम ने जो कार्यक्रम किया था, हम लोग साथ में थे सुखाड़िया में। जी, हाँ, उसी में, हाँ, नीतू परिहार जी के संग। तो आज 2 दिन पहले ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले ही वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई थी। तो अगर कुछ गलत बात ना हो तो आप 2 दिन बाद आपकी जयंती मना रहे हैं। तो कार्यक्रम के जैसे आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। आज सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व होगा। प्रकाश पर्व भी है जी। बहुत बहुत एक अत्यंत सुंदर मैं यही कह रही हूँ कि महान व्यक्तियों का जन्मदिन मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, तो मुझे बहुत अपने आप में गर्व हो रहा है और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस गोष्ठी के लिए। अपना संक्षिप्त परिचय भी दे दें। मैं उदयपुर से हूँ और मैं एक रिटायर्ड हो गई हूँ, शिक्षिका रह चुकी हूँ और अपने काव्य लिखती हूँ गोष्ठियों में। अब पुस्तक भी छप रही है और अपना कुकिंग में भी हाथ है थोड़ा सा, और ड्रामा की भी आर्टिस्ट, रेडियो आर्टिस्ट हूँ। उदयपुर से मैं पहले आसाम में रह चुकी हूँ, मेरी स्कूलिंग आसाम में हो चुकी है और रहने वाली मैं लखनऊ की हूँ और आफ्टर मैरिज में यहाँ आ गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने संक्षिप्त बोला लेकिन बहुत अच्छा बोला कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी हैं और जुड़ती रहिएगा। और सोनू कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ जो कि सर से बहुत प्रभावित हैं। अगर सर को बधाई देना चाहें तो 2 शब्द में छोटी सी बधाई दे सकते हैं। शैलेंद्र सर को मेरा पहले तो सर को पूर्व में पूर्व संध्या पर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। मैं काफी लेट से जुड़ पाया रश्मि में। मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि शैलेंद्र सर का मैंने कल ही पोस्ट देखा था और संजोग आज हमारी तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थ थी, तो मैंने सोचा कि किसी तरह सर से मैं जुड़ूं क्योंकि सर से बात तो भले ही ना हो मगर सर दिल से हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं सर के साथ भी हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो सर आपको ढेर सारा जन्मदिन की शुभकामनाएं। महादेव की कृपा बनी रहे आप पर सर, बस यही मेरी कामना होगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं, देर से जुड़े लेकिन बधाइयां दे दी आपने। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा जी। स्वागत है। अगर आप कुछ कहना चाहें सर आभासी पटल पर और बधाई देने हेतु। और भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो बधाई देना चाहते हैं सर को तो अपना माइक खोल लीजिए और वीडियो खोल के बधाई दे सकते हैं। जी आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी, मैंने जी मैडम धन्यवाद मैडम। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं भी लेट थोड़ा आया और जुड़ पाया।
हमारे सर के प्रति जो भाव है वो मतलब मैं थोड़ा आवाज़ नहीं निकल रही मेरी कि सर के शब्दों में जन्मदिन की शुभकामनाएं दूं। तो देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध समालोचक आचार्य प्रवर श्रद्धेय पूजनीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर को जन्म दिवस की आत्मीय मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सदा उनकी कृपा मुझ पर रहती है। मैं उनका हृदय के आत्मीयता से उनको बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं, प्रणाम सर। बहुत आशीर्वाद हरमैन। सर लखन जी सर, सिंह जी सर, आपका आशीर्वाद। लोधी जी जुड़ना चाह रहे हैं, कोई आपके स्टूडेंट हैं क्या सर? लखन सिंह जोड़ लूं क्या सर? लखन स्टूडेंट है जी। आज थोड़ा डर लग रहा है जोड़ने में, जबकि मुझे लग रहा था कि आज जितने ज्यादा लोग जुड़े हैं जन्म दिवस पर बहुत अच्छा होगा, लेकिन शुरुआत में एक ऐसा काम हो गया। मैं आप सभी जो लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने बधाइयां नहीं दी हैं उनका एक बार फिर से आप सभी से कह रही हूँ। लखन सिंह जी हैं, राकेश जी हैं, पूजा जी हैं और समता जी हैं। जो भी अगर आप लोग बधाइयां देना चाहें तो आप अपना माइक खोल लीजिए और सर को बधाइयां दीजिए। स्वागत है आप सभी का। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्कार सर, आप सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा हृदय से नमस्कार और आदरणीय सर को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य, हम कृतार्थ हुए कि सर के संरक्षण में रहकर हमको शोध करने का अवसर मिला और ऐसे महान गुरुजनों का आप इस संगोष्ठी में भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सर मैं भी ये गुरुजनों के समक्ष बोलने का अपना प्रारंभिक प्रयास कर रही हूँ। तो सर बस मैं सर को बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। धन्यवाद। बहुत रश्मि जी सर वो आशीर्वाद आपकी पूजा। जी 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 जी। ये समता कुछ कहना चाहती है शायद, समता जैन। समता जी स्वागत है आपका, बोल दीजिए। स्वागत है आपका। माइक खोलिएगा आपका समता। आदरणीय शर्मा सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत और मालवी क्षेत्र में, मालवी भाषा के क्षेत्र में कोना कोना झांकने वाले, मालवी भाषा को जन जन तक पहुंचाने और उसका सम्मान गौरवान्वित करने वाले आदरणीय शैलेंद्र शर्मा सर के सानिध्य में हम लोग पीएचडी कर रहे हैं और हम बहुत बहुत आभारी हैं सर के और बहुत बहुत सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस उच्च कोटि में के शिक्षक का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी, क्योंकि जब एक छात्र बधाइयां देता है तो उसका एक अनुपम अनुभूति होती है, मुझे ऐसा लगता है और महसूस होता होगा सर को कि आप तो वो बहुत कुछ दे के जा रहे हैं आने वाली पीढ़ी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी उसके लिए। अपने 3.5 दशकों के शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान, विस्तार और प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान अपनी असाधारण कार्यशैली से प्रतिष्ठित एक अनुभवी शैक्षणिक प्रशासक, जिसके पास मानव और प्राकृतिक संसाधनों के सृजन के साथ साथ एक उच्च शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए आवश्यक दैनिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने, प्रबंधित करने और समर्थन करने की इच्छा, महत्वाकांक्षा, ज्ञान और क्षमता है। विविध शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थानों में एक अग्रणी व्यक्तित्व के रूप में कार्य और सक्रिय योगदान, विक्रम विश्वविद्यालय की विभिन्न नई पहलों और नवाचारों के विकास, उन्नयन और प्रसार में योगदान, विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविदों, सांस्कृतिक विशेषज्ञों, साहित्यकारों, कलाकारों और भाषाविदों को एक साथ आने और अपने विचार साझा करने के लिए निरंतर समवेत मंच तैयार करने के लिए सन्नद्ध, सर्वांगीण प्रशासनिक अनुभव और माध्यम से अर्जित उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल वाले व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं आदरणीय शर्मा जी, जो मजबूत टीम कार्य कौशल के साथ ऊर्जावान, नम्य और उदार स्वभाव के हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय शर्मा सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस आवासीय पटल पर। भारत मेरे अंतर्मन का रण क्षेत्र है,
उसको नवयुग मानवता का बना निदर्शन उतरूंगा मैं शुभ्र हिरण्य भुवन सा जग में, नया सांस्कृतिक तंत्र विश्व मानव को देने। ऐसा ही जो चंद 4 लाइन है, ऐसा ही मेरे मन में भी सर के प्रति विचार आते हैं। ससम्मान स्वागत है सर आभासी पटल पर आपका, आपके उद्बोधन हेतु, क्योंकि उसके लिए सब लालायित रहते हैं सुनने के लिए। और एक बार फिर से आपको जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज के इस विशिष्ट अवसर पर, जिस पर कि हम लोग विश्व धरातल से मेरे अपने स्वयं के जीवनानुभव से जुड़े हुए संदर्भों को लेते हुए आप अपनी मंगल कामनाएं अर्पित कर रहे हैं, मैं इसके लिए सभी सम्मान्य और आत्मीय सुधीजनों का हृदय से अगाध आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे लगता है कि अगाध आभार शब्द भी शायद कम पड़े, वो इसलिए क्योंकि आप सभी ने जिस तरह से मेरे इस दिवस को, जो कि चौधरी जी लगातार इस दिशा में सन्नद्ध रहते हैं, हम सबको जोड़ते हैं, हम विभिन्न अवसरों पर हमारे सभी आत्मीय बंधुओं के प्रति भी अपनी मंगल कामनाएं अर्पित करते हैं। तो उन्होंने मुझे भी पिछले कई दिनों से, पहले तो ये चाहते थे कि हम रूबरू हों, फिर मैंने बताया उनको कि 20 तारीख को कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ के नाम से जो विख्यात है, उस दिन विक्रम विश्वविद्यालय का आधारशिला दिवस होता है। 1956 में कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का दिन था जब विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। तो हम लोग सभी समवेत रूप में वहाँ पर रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि हम लोग या तो कल दोपहर बाद या जब भी होगा हम मिलेंगे, लेकिन आभासी पटल पर संभव हो पाया है कि सुदूर पुणे से लेकर दिल्ली तक और इधर लखनऊ और काशी से लेकर इधर राजस्थान जयपुर तक सारा भारत जो है वह जुड़ गया। और इसके लिए मैं सर्वप्रथम साधुवाद देना चाहूँगा डॉक्टर प्रभु चौधरी जी का, डॉक्टर रश्मि चौधरी जी का, क्योंकि दोनों ने मिलकर जो एक सुंदर संरचना बनाई है, उसमें मैं सभी आप सभी को एक तरह से प्रत्यक्ष ही सुन रहा हूँ, प्रत्यक्ष ही महसूस कर रहा हूँ। सोनू कुमार बिहार से हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 8-10 राज्यों के लोग एकत्र हो गए हैं। तो इससे बढ़कर के मेरे लिए एक सार्थक शाम नहीं हो सकती। मैं सर्वप्रथम सभी आत्मीयजन जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ शिक्षाविद श्री बीके शर्मा जी के प्रति, डॉक्टर रणजीत सिंह अरोड़ा जी के प्रति जो कि मेरे महाविद्यालय के दिनों के आत्मीय अजीज हैं। इसी प्रकार इस पटल से जुड़े हरि सिंह पाल जी को, शायद नेट की समस्या हो गई है सर के उधर। एक मंच को बहुत महत्वपूर्ण मंच था, उसको साझा किया था। फिर नई पीढ़ी के भी बहुत सारे सुधीजन यहाँ पर हैं, सोनू कुमार हैं, समता है, पूजा है, डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा हैं। मैं इन सभी के प्रति हृदय से आशीर्वाद और स्नेह संप्रेषित करता हूँ। जो विषय है वो बहुत ही गंभीर और एक तरह से कहें तो हमारे आपके सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। अभी पाल साहब कह रहे थे कि चुनौतियां हर युग में रही हैं। इसी प्रकार बीके शर्मा जी ने भी कहा था कि अभी के दौर में बहुत तरह की चुनौतियां हमारे सामने उपस्थित हैं। तो जब मैं भाषा, साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता, शिक्षा, ये जो पंचामृत है, इस पंचामृत को ध्यान में रखता हूं तो लगता है कि ये चुनौतियां पहले की तुलना में दुरूह हुई हैं, जटिल हुई हैं। चुनौतियां तो इन पांचों के सामने पहले भी थी। क्या भाषा के सामने चुनौती नहीं थी? क्या साहित्य के सामने, उसके दृष्टिपथ में तमाम प्रकार की समस्याएं नहीं थी?
संस्कृति कर्म भी दुरूह था, पत्रकारिता भी संकट में थी और शिक्षा के सामने भी तमाम प्रकार के संकट थे। लेकिन अब का जो दौर है वो जटिलताओं से भरा हुआ दौर है। जब आप का मुकाबला मशीन से होने जा रहा है, आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, प्रौद्योगिकी का कहर तो सब तरफ है ही। पेजर में बम लगा दिए गए। अरोरा जी देखिए, आपकी जो पेजर जोड़ने के लिए था, जो संदेश के लिए था, उसके अंदर विध्वंसक शक्तियों ने अपनी ओर से षड्यंत्र रच दिया। हमारे हाथ में, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो कब क्या कर जाएगा आप खुद नहीं समझ सकते। आप अपने घर में हैं और आपको कैद कर दिया जाता है ये कह करके कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। हम नकली दुनिया के वशीभूत हो गए हैं। तो ऐसे में क्या भाषा, क्या साहित्य, क्या संस्कृति और कलाकर्म, क्या शिक्षा और क्या पत्रकारिता ये संकटग्रस्त नहीं है, सब पर ये छा रहा है। और स्थिति यह हो गई है कि स्वाभिमान, ज्ञान, नीति, तपश्चर्या, मूल्यवान जीवन, ये सारे के सारे शब्द ऐसा लगता है धीरे धीरे निरर्थकता की अंधी गुफा में चले जा रहे हैं। और उनके बीच से इन 5 विषय क्षेत्रों के लोगों को उन्हें बचाकर निकालना है। नैतिकता को निकालना है, सत्य और धर्म को निकालना है, मानवता और प्रेम को निकालना है, भाईचारे और बंधुत्व को बाहर निकाल करके और फिर से नई दुनिया को रचना है। एक कविता मेरे सामने आई, एक कवियत्री है सुलोचना वर्मा, उन्होंने लिखा है 21वीं सदी का मानव। 21वीं सदी का मानव। अब आप इस कविता की पंक्ति को स्वयं और अपने आसपास देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ इस प्रकार से तो हो गया है, हो रहा है। उसे दंभ है अपनी सहन शक्ति पर कि वह झेल सकता है असंख्य पीड़ा और निहार सकता है सहचरों के बदन से रिश्ता खून, बिना व्यक्त किए हुए कोई भी प्रतिक्रिया, और रह सकता है बिल्कुल ही सहज। फिर दे सकता है वह वर्तमान के झूठ की गवाही अतीत के ही किसी गुप्त दरवाजे से। आप देखिए कि ये समय पीड़ाओं का, हिंसा और आतंक का, हिंसा प्रतिहिंसा, और कई लोग तो शौकिया युद्ध कर रहे हैं। एक युद्ध होता था, सौदेश्य होता था कि राम का एक पक्ष है, रावण का एक पक्ष है। अब तो आपको पता ही नहीं है कि राम कौन है और रावण कौन। तो ऐसे में आज का कवि इस पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। वो कह रहा है कि 21 सदी का मानव कैसे झेले इन तमाम चीजों को। वो लिखती हैं, वह पड़ा रह सकता है बधिरों की तरह सुनते हुए, वह पड़ा रह सकता है बधिरों की तरह सुनते हुए और भूल सकता है आंखों देखी घटनाएं भी। वह कर सकता है प्रेम का भी विनिमय पैसों से। पा गया है ऐसा विगत कुछ वर्षों में कि गिरा है पैसा जब जब मूल्य सूचकांक पर, साथ ही थोड़ा थोड़ा वह भी गिरा है। तो मूल्य का अवमूल्यन, मनुष्य का जो मूल्य है उसका भी अवमूल्यन है। यह अवमूल्यन केवल पैसे का नहीं है, यह मूल्यों का भी एक तरह से क्षरण है। गिरने से टूट गई है उसकी हिम्मत, बिखर गया है उसका स्वाभिमान, सिल गया है उसका विवेक और क्षीण हुई कई अन्य क्षमताएं भी। यह 21 सदी का मनुष्य है। तो जब मनुष्य के सामने, मनुष्यता के सामने चुनौती हो तो कैसे साहित्य, भाषा, संस्कृति, शिक्षा की दुनिया चुनौती मुक्त रह सकती है। इन सब के सामने चुनौती है। और मुझे याद आता है कि व्यास जी ने जब महाभारत का समापन किया तो उनको ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो धर्म था किस तरफ
अधर्म था किस तरफ, क्योंकि दोनों ने ही मर्यादाओं को तोड़ा था। किसी ने ज्यादा तोड़ा था तो किसी ने कम तोड़ा था, लेकिन तोड़ा सबने था। तो अंत में उनके सामने यही प्रश्न आया कि मैं जो कुछ भी कह गया महाकाव्य के रूप में, अब कोई सुनेगा? व्यास के दो ही तो वचन हैं कि परोपकार पुण्य है और अपकार जो है वो पाप है। लेकिन इस नई सदी में पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, मानवता अमानवीयता के तमाम प्रकार के द्वंद्व मिटते चले जा रहे हैं, जटिलताएं बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में राह हमें साहित्य दिखाएगा, संस्कृति कर्म दिखाएगा, कलाकार दिखाएंगे और अपने अपने ढंग से सब प्रयास कर रहे हैं। अभी के दौर की जो कविताएं आप देखें तो उसमें आपको लगेगा कि स्त्रियां जो है वो अपने ढंग से बात कह रही हैं, स्त्रियां मुखर रूप में अपनी बात को रख रही हैं। प्रवासी साहित्यकार संस्कृतियों के बीच की दूरी को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवासी साहित्य अपने ढंग से एक नई दुनिया को बुनने की कोशिश कर रहा है। जो दिव्यांग विमर्श आता है, दिव्यांगों से जुड़ा हुआ साहित्य है, इसी प्रकार से जो तीसरा लिंग है उससे जुड़ा हुआ साहित्य है, जनजातीय साहित्य है। ये साहित्य अपने अपने ढंग से इस दुनिया में निरंतर छीजती हुई संवेदनाओं को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यह निरंतर निस्तेज होती हुई हमारी आस्था को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में भारत की तरफ सबकी निगाहें, क्योंकि भारत केवल अभी नहीं, सदियों सदियों से विश्व गुरु रहा है। तो संवेदना का पथ यदि भारत नहीं दिखाएगा और भारत भी उस वैश्विक हिंसा, आतंक और युद्धोन्माद में डूब जाएगा तो निस्संदेह समस्या जटिल हो जाएगी। क्योंकि भारत ने जब आवश्यकता हुई दुनिया को तो बुद्ध के माध्यम से शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया, महात्मा गांधी के माध्यम से परस्पर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, और ये सिलसिला लगातार चलता चला। लेकिन अब के समय में हमें देखना होगा कि दुनिया में तमाम प्रकार की मानसिक बीमारियां, तमाम प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। शुक्ल जी आ गए, सुरेश चंद्र शुक्ल जी, मैं नमस्कार करता हूं और सबसे कहता हूं कि कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो शुक्ल जी का आगना भी बहुत सार्थक है। मैं भी उल्लेख कर ही रहा था शुक्ल जी की प्रवासी साहित्यकार अपने ढंग से इस दुनिया को फिर से सांस्कृतिक और भावात्मक दृष्टि से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यह जो दौर है इसमें युवाओं के सामने चुनौती है, बुजुर्गों के सामने चुनौती यह है कि वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, घर जो है वो बेघर, उनसे घर से बेघर किया जा रहा है उन लोगों को। तो और दुनिया में देखिए बीमारी भी, अभी कोविड काल की रचना धर्मिता हमारे सामने आई, लॉकडाउन जैसी कृति आई। आप देखिए कभी हमने सोचा था कि इस प्रकार का जीवन भी हमें देखना होगा। तो 21वीं सदी ने हमें सदमे दिए हैं। 21वीं सदी ने हमारे आत्मविश्वास को डिगाने के लिए बहुत सारे उपाय हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दिए हैं। ऐसे में आत्महीनता से मुक्त होकर आत्म स्वाभिमान की दुनिया में ले जाने का काम साहित्यकार करता है, संस्कृति कर्मी करता है, कलाकार अपने ढंग से करते हैं। हमें ऐतिहासिक स्मृतियों के साथ जुड़ना होगा, हमें राष्ट्रीय पहचान के साथ जुड़ना होगा, हमें इस देश की जो सांस्कृतिक धारा है और उसकी जो अमूल्य प्रणाली है उसके साथ जुड़ना होगा। क्योंकि ऐसे ही नहीं होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सदियां लगी होंगी तब जाकर के ये 4 पुरुषार्थ निकल करके आए, संचित रूप में प्रस्तुत कर दिए गए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ज्ञानोपदेशक बैठते हैं, चर्चा इनकी करते हैं, लेकिन दिशा उनकी नहीं होती और वो जो अनुयायी हैं उनको भी दिशाहीन कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस दौर में हमें पुनर्विचार करना होगा कि हमारी जो यात्रा सहजता की यात्रा थी, जो पहले औद्योगिकीकरण, उसके बाद उत्तर औद्योगिकीकरण, उत्तर उपनिवेशवाद और उसके बाद
सूचना संचार विस्फोट के दौर तक आते आते और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर तक आते आते जो जटिलता हमारे सामने उपस्थित करती है, उसके बीच भारत अपने ढंग से राह दिखाए। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है। इस चुनौतीपूर्ण सदी में भारत और भारत का साहित्य नए सिरे से नेतृत्व प्रदान कर सकता है, पीड़ित मानवता को नई दिशा दे सकता है। रूस, यूक्रेन हो, ईरान, इजराइल हो और तमाम देशों में होती हुई हिंसा, प्रतिहिंसा और युद्धोन्माद हो, उसके बीच में विश्रृंखलित होती हुई मानवता, उसके बीच विकसित देशों के अंदर बढ़ती हुई महंगाई और उसके बीच में लोगों के हाथ से काम का छिनता चला जाना, यह जो तनाव में जीवन देता है, इस सब के बीच में भारत फिर से नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। मैं इसी आशा के साथ आप सभी सुधीजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जन्म दिवस को अविस्मरणीय नहीं बनाया, वरन मुझे प्रेरणा पाथे भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं यहाँ पर एक होटल में हूँ। आज कार्यक्रम था आंध्र विश्वविद्यालय में। मैं अपने आदरणीय मित्र श्रद्धेय प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस अच्छे मौके पर, इस अवसर पर आप आए। और जो आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे कि किसी सदी चुनौतियों का दौर है, ये बात सही है, लेकिन अगर हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं तो ये मुश्किल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आदरणीय हमारे शैलेंद्र कुमार शर्मा जी शतायु हों, स्वस्थ रहें सपरिवार, आप सभी स्वस्थ रहें, इसकी मंगल कामना के साथ। विशाखापट्टनम से सुरेश शुक्ल। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय पर जुड़ गए और आपने बधाइयाँ दे दी, उसके लिए धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, आप बहुत सारी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, मैं फेसबुक पर देखती रहती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई सर। शर्मा सर का उद्बोधन बहुत ही उत्तम और बहुत कुछ सीखने लायक था। सर ने कहा आत्मीयता से मुक्त होकर आत्म स्वाभिमान तक ले जाने का कार्य साहित्य करता है। और सर ने सच कहा कि आजकल अच्छा या बुरा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बुरा है, और बुरे में भी जो थोड़ा कम बुरा है उसको हमें चुनना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हम भी कुछ चीजों से हम भी उतने अच्छे मानव नहीं रहे। जिस तरह से कविता सुनाई सर ने, बहुत अच्छा, एक एक शब्द सर का आज का उद्बोधन का मतलब बहुत कुछ ज्ञानवर्धन, और आज की दुनिया को हमें दिखा रहा था कि आज की दुनिया क्या हो गई है और हमें क्या करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत सुंदर उद्बोधन हमेशा सुनने को मिलता है। और आज आपके जन्मदिन के अवसर पर बस मुझे एक ही चीज खल रही है कि वो जो लिंक का गड़बड़ हुआ, तो नहीं तो और भी लोग इसमें जुड़ते। आज एक भव्य आयोजन होता, अभी भी भव्यता कुछ कम नहीं है, लेकिन और भी लोग जो जुड़ने से रह गए वो भी जुड़ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सुंदर उद्बोधन और एक बार फिर से जन्म दिवस की बधाइयाँ। अध्यक्षीय भाषण हेतु ससम्मान स्वागत है यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर अरुणा शुक्ला जी नांदेड़ से, जो संयोजक है महाराष्ट्र राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय महोदया। इन्हीं शब्दों से कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है तो सूल। स्वागत है। धन्यवाद मैडम। आज बहुत बड़ा पर्व है जो जन्म दिवस का राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी शर्मा, इनको जन्म दिवस पर इस पूर्व संध्या के रूप में मैं बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 21वीं सदी की चुनौतियां और हिंदी भाषा एवं साहित्य, इस विषय पर विशेष आयोजन भी इस जन्म दिवस के अवसर पर किया गया है। सर, साहित्य पर चर्चा और जन्म दिवस दोनों तरह से संयुक्त रूप से यहाँ पर जो साहित्यिक मेला हमारा लगा है, और इस साहित्यिक मेला में हम सब जुड़े हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारे शैलेंद्र कुमार जी शर्मा छा गए हैं। सर, आपकी वाणी से यहाँ पर सब लाभान्वित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी भी जुड़े, जिन्होंने ये बात बताई कि हिस्से की जिम्मेदारी हम सब अपनी जगह पर निभाए ताकि ये चुनौतियों से हम बाहर निकल सके।
यहाँ पर उपस्थित ब्रजकिशोर जी शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए। ब्रजकिशोर जी शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी है और इसमें जन्म दिवस की बधाई देते हुए समग्र रूप से पूर्ण व्यक्तित्व को साहित्य से जोड़ रखने वाले भाषा के प्रति चुनौतियों को दर्शाया है। पहले के कवि सम्मेलन और आज के कवि सम्मेलनों में क्या अंतर है, ये बात उन्होंने यहाँ पर रखी और आपको बहुत बहुत बधाई प्रदान की। यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर शहनाज शेख जी ने भी जन्म दिवस की बधाई दी। पदमचंद गांधी जी जो हिंदी सेवा में अग्रणीय, डॉक्टर शर्मा जी अपना जीवन हिंदी सेवा को कैसे समर्पित करते हैं। विश्व पटल पर हिंदी यह वैश्विक बाजार की भाषा बन गई है, ये बात इसकी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने रखा। हमारे देश में चुनौतियां हमारी मानसिकता को बदलने पर ही हिंदी हमारी शीर्ष स्थान पर आ जाएगी, ये बात उन्होंने रखा। मूल भाषा को हम भूल गए हैं, हम हिंदी भाषा को भूल गए हैं। बहुत सुंदर कविता का प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया और इस हिंदी भाषा के भाव को उन्होंने प्रकट कर एक नीति, एक विधान, एक राष्ट्र ही भाषा हमारी शान, ये बात उन्होंने यहाँ पर रखी है। हरि सिंह पाल जी जो दिल्ली से पधारे, अच्छा प्रयास है आज का जो जन्म दिवस और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का। साहित्यिक मेला, चुनौतियां प्रत्येक युग में आती है और उन चुनौतियों से साहित्य का निर्माण होता है, भाषा विकास होता है और ये तो चुनौतियां आती ही रहेगी और भाषा का विकास भी होगा और उसके माध्यम से सभी लेखकगण अपने अपनी लेखन, अनुशीलन तथा कार्य के माध्यम से परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और नई नई चुनौतियों से नए नए आविष्कार का जन्म होता है। अन्य बोली भाषा को समझने का हम सब प्रयास करना चाहिए और आंचलिकता में बोली भाषा को समझना आज के युग की मांग है, तो हम पूरी तरह से ये चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आदरणीय रंजीत सिंह अरोड़ा जी यहाँ पर जुड़े। सर, हम अभी पुणे में मिले थे और फिर से इस मंच पर मिले हैं, बहुत बहुत प्रणाम। हिंदी के समृद्धि के लिए जन्म दिवस मनाकर हम हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं और अंग्रेजी तकनीकी शब्दों का जो अनुवाद हो रहा है ये बहुत बड़ा कार्य है, ऐसा आपने यहाँ पर इस संगोष्ठी में विचार रखे। और हिंदी में पले बड़े, हमारे रग रग में हिंदी रची बसी हुई है, ऐसे व्यक्तित्व आप है और यहाँ पर इस सम्मेलन में आकर आपने ये बात रखी और शैलेंद्र कुमार जी शर्मा इनको जन्म दिवस की बधाई दी और आपने कहा कि हिंदी का भविष्य सुरक्षित है और काव्य प्रस्तुति भी आपने की, बहुत सुंदर वाणी में आपने। और आज आपने ये भी बताया कि गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व, सुनहरा पर्व और उसमें हमारे शैलेंद्र कुमार जी शर्मा जी का जन्म दिवस, यानी ऐसे विद्वत जन, बड़े व्यक्तित्व, पुरोधा धनी जो होते हैं, बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं, उनके जन्म दिवस पर आपका जन्म दिवस बताया गया है। तो सर, आप सही मायने रखे। शैलेंद्र कुमार जी इतने विद्वान और व्यक्तित्व के धनी हैं जिनको हम हर बार सुनकर लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन मुक्ता काना कौशिक जी जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, आपने बहुत सुंदर काव्य प्रस्तुति मधुर वाणी में दी और बधाई प्रदान की और यहाँ पर अपनी भावनाएं, विचारों से सभी लाभान्वित होते हैं और ये बात आपने रखी और शैलेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत बधाई प्रदान की। पूनम जी उदयपुर से जुड़े और उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां रखी, राहत संघर्ष की जो चलता है वो संसार बदलता है। तो सही बात है, शैलेंद्र कुमार जी शर्मा इतने अच्छे विचार और भावनाएं रखते हैं जिनके विचारों को सुनकर हम
जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, मंच से जुड़े हुए एक-एक व्यक्ति आपके बारे में बोलता है और आपको सुनता है और आपसे लाभान्वित होता है, ये बात यहाँ पर रखी गई है। और बिहार से सोनू कुमार जी, धर्मेंद्र वर्मा जी, आचार्य समालोचक के रूप में हमारे शैलेंद्र कुमार जी की बात वो कर रहे थे। समता जी, लखन सिंह जी, राकेश जी, पूजा जी, सभी ने यहाँ पर बधाई प्रदान की और आपके छात्र यहाँ पर जुड़े, बहुत अच्छा लगा। मंच पर सब छात्र जुड़कर गुरु को जो बधाई प्रदान कर रहे हैं और ये अनुपम अनुभूति को हम सर महसूस कर रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। और गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताए। गुरु शिष्य का मिलन जन्म दिवस की बधाई के अवसर पर और हिंदी साहित्य की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रही है, बहुत बढ़िया प्रयास राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना का रहा है सर। और इस मंच पर जो जितने भी लोग जुड़े हैं, हरि सिंह पाल जी है, उसके बाद में डॉक्टर प्रभु चौधरी जी है। प्रभु चौधरी जी ने भी यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर मंच पर सबको इकट्ठा किया, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। और हम यहाँ पर भारत के देश विदेश से अलग अलग कोने से राज्यों से यहाँ पर हम जुड़े, यानी ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जन्म दिवस के अवसर पर। और यहाँ पर डॉक्टर अनीता भाटी जी जुड़ी है, मुक्ता जी जुड़ी है, रश्मि चौबे जी की तो आवाज इतनी मधुर है और सुनते ही रह जाए। और इतना सुंदर संचलन आप करते हैं जो सुन कभी मन करता है कहीं जाना है, फिर भी नहीं मन करता और यहाँ पर हम रुक जाते हैं। और बहुत सुंदर आप इस तरह से संचालन करती हो और राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना का कार्य संभालते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। यहाँ पर जितेंद्र कुमार जी भी जुड़े थे, यानी इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी सब यहाँ पर जुड़े और इतना सुंदर प्रयास जन्म दिवस का रखा गया। पुनश्च मैं शैलेंद्र कुमार जी को अपनी ओर से, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की ओर से, अपने अध्यक्षीय स्थान की ओर से और सभी मंच से जुड़े लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई प्रदान करती हूँ। और यहाँ पर जो विषय रखा गया है कि अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के बीच हिंदी को लेकर कई बार आशंकाएं जताई गई है, जबकि आज हिंदी पहले से ज्यादा प्रासंगिक और प्रभावी दिख रही है। जो हम आज भले जन्म दिवस रखो, भले ही हिंदी भाषा पर कोई समस्या है, चुनौतियां हैं, उसके बारे में प्रयास रख रहे हैं। और आज हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए हम एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी हिंदी के प्रति अच्छी उपस्थिति को दर्शा रहे हैं और एकत्रित हो रहे हैं। भले ही हम घर बैठे ही क्यों न ये प्रयास करें और हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास हम कर रहे हैं। और हिंदी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिंदी की संभावनाओं पर नजर है। तो पौराणिक साहित्य है, भारत का इतिहास है, हिंदी में जहाँ कहाँ उपलब्ध है, हिंदी की साहित्य की विविध विधाएं हैं, उनमें भी प्रयास हो रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम लेखन कौशल है, कौशल विकास के लिए ज्यादा समय हमें मिलना चाहिए और हम वो कार्य करना चाहिए। इससे हिंदी का भविष्य उज्जवल और विश्व स्तर पर हिंदी की ख्याति का लहराया हमने झंडा, और ये झंडा हरदम लहराता रहे और ऐसे ही विद्वत जनों को हम यहाँ पर सुनते रहे और अलग अलग सभी विद्वानों का जन्म दिवस मनाते रहे। इस भाषा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और अध्यक्षीय स्थान
दिया गया। धन्यवाद मैडम जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया। आपने कहा हिंदी की ख्याति का झंडा लहराता रहना चाहिए और ये सबसे बड़ी बात कही सर मैम आपने। बहुत बहुत धन्यवाद और आज्ञा चाहूंगी कार्यक्रम को विराम देने के लिए। आज्ञा है आदरणीय महोदया, अध्यक्ष महोदया, आपसे ही पूछ रही हूँ। जी जी, हमारे साथ कार्यक्रम को विराम दीजिए। सिंह जी, सभी को शुभ संध्या पर सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंदी, जय नागरिक। यहाँ पर जितने भी सुना देना था ना, धन्यवाद कहूंगी। बार बार दिल्ली आए वाला बार आपका जन्मदिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सुधीजनों का, बहुत धन्यवाद। आज मुझे कुछ खरीदारी दीपावली की और करवा चौथ की, दीपावली की भी शुभकामनाएं। मुझे आभार व्यक्त नहीं करवाएंगे? जन्मदिन दिवस की वजह से मैंने अरे आभार व्यक्त नहीं करवाएंगे क्या? हाँ हाँ, आभार व्यक्त ही करवा रही हूँ सर। अंतिम चरण ही चल रहा है, लेकिन आभार व्यक्त आपसे ही करवाऊंगी। स्वागत करती हूँ आपको आभार व्यक्त करने के लिए। वैसे सर ने सबका आभार व्यक्त कर दिया था, इसलिए मैं एक लाइन बोल के जाने वाली थी, लेकिन आपको स्वागत करती हूँ। शर्मा जी कहते थे। हाँ शर्मा जी, बधाइयाँ नमस्कार जी भाभी जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर ने अभी बहुत सुंदर उद्गार व्यक्त किए, अब आपके भी वाणी सुन ली, आनंद आ गया। डॉक्टर प्रभु सर को स्वागत करती हूँ। डॉक्टर शर्मा जी को भी जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सब लोग हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षक संघ चेतना की ओर से हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। और द्वारा भी सलीम के जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं दी गई है। द्वारा वो लिंक मांगी थी लेकिन जुड़ नहीं पाई। हाँ असल में मैम दूसरी लिंक डालनी पड़ी थी मुझे, इसलिए आपको थोड़ी देर हो गई होगी, फिर हम दोबारा से इसी लिंक से जुड़ गए थे। दो पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को विराम दूंगी। इस गोष्ठी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की रक्षा करते शान सर्व जन्मदिवस की हार्दिक लोग नहीं जुड़ पाए से विचार, मैं संचालिका होने के तो भी आपको बधाइयाँ दियो 50,000 उन सब से लोगों को जो होने की वजह से मैं ये भ्रमित ही कहूंगी, क्योंकि शुक्ल सर को जोड़ने में भी डर लग रहा था मुझे कि एक बार फिर से वही नाम से कोई आ रहा है, तो उनके लिए माफी चाहते हुए इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं सभी को। बहुत धन्यवाद, आप सभी को मंगल कामना।